सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्यूरोक्रेसी, और आज मैं इस टॉपिक का क्लोज़ करूँगा। काफ़ी लंबे समय से हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं और जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने लगभग सभी कवर कर लिए हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक और मैंने लिया है जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली क्लोज सिस्टम है। हम यहाँ पर मतलब केवल ब्यूरोक्रेसी के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने कहीं भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ब्यूरोक्रेसी का समाज पर, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है या सोसाइटी का ब्यूरोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन वास्तव में दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो किस हद तक क्या प्रभावित करते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर एक आज का मेरा ये वीडियो रहेगा। तो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी के को लगभग मैंने पूरा कवर कर लिया है और आज इस टॉपिक को मैं फिनिश करूँगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड सोसाइटी, द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एम्पावरमेंट। देखिए, इस चीज़ को मैं फोकस करूँगा कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, है ना, एक दूसरे को ये ताकत देते हैं। कैसे देते हैं ये चीज़ हमें समझनी है, यानी दोनों के बीच में आपस में बदलते हुए अंतर संबंध और दोनों का एक दूसरे को सशक्तिकरण, कैसे एम्पावर एक दूसरे को कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की ताकत को बढ़ा रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो समाज को ध्यान में रखकर, सोसाइटी को ध्यान में रखकर उपयुक्त नीतियाँ जो हैं, पॉलिसीज़ जो हैं, प्रोग्राम जो हैं वो बनाती है। सबसे पहला काम ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली काम ही यही है कि वो जनता को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती है। जितनी भी पॉलिसियाँ आप आती हैं देखेंगे, चाहे वो किसानों के लिए हों, गरीब दलित वर्ग के लिए हों, जितनी भी योजनाएं हैं वो समाज को ध्यान में रखकर, उपयुक्त वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो भी नीतियां बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। बेसिकली बनाने का काम तो पॉलिटिकल उसका होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो ब्यूरोक्रेसी ही पॉलिसियाँ बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन भी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उपयुक्त नीतियाँ बनाती है समाज के लिए और उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो समाज के लिए होता है। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अध्ययन है वो क्यों बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि एक प्रशासक जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, वो समाज में ही काम करता है। इसलिए उसके नाम के आगे लिखा होता है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक का सर्वेंट है, वो जनता का सेवक है, वो समाज का सेवक है। इसलिए एक ब्यूरोक्रेट जो कुछ करता है उसका सीधा इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा इंटरव्यू जो है वो उसी के आसपास जो है वो घूमता रहता है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं, मैं कहूँगा कि सोशियोलॉजी भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, दोनों देखेंगे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो करता है वो सीधा प्रभाव उसका सोसाइटी पर पड़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का प्रभाव ब्यूरोक्रेसी पर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा बनकर आता है। अब सोसाइटी का कैसे प्रभाव पड़ता है? सोसाइटी बेसिकली क्या करती है कि ब्यूरोक्रेसी उसके लिए नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम बनाती है। अब वो किस हद तक वो जो है वो सफल रही, किस हद तक जो है सहयोग मिला या क्यों वो फेल्योर हुई, उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो जनता जो है वो सक्रिय अपना सहयोग देती है, अंतरक्रिया करती है, इंटरेक्शन करती है सरकार के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। और यही कारण है कि एक पॉलिसी जो या एक योजना जो आती है, प्लानिंग जो आती है, वो कुछ समय के बाद
संभव है कि बदल दी जाए। वो उसके रीज़न ये होता है कि इंटरेक्शन जो होता है जनता का ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो बताती है कि भाई आपकी पॉलिसी जो है वो आपने कोई जो प्लानिंग बनाई वो सफल रही तो किस हद तक सफल रही, या सफल नहीं रही तो किन वजह से सफल नहीं रही। तो बेसिकली समाज के सदस्य जो हैं, जो परस्पर इंटरेक्शन करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को एक फीडबैक का काम करती है। तो दोनों ही एक दूसरे को जो है वो एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, समाज के कारण ही, अब चूंकि आप खुद भी महसूस करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट की, एक नौकरशाह की, एक लोक सेवक छोटी सी गलती जो है वो समाज, कितने बड़े समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, और उसकी गलती के लिए समाज जो है वो तुरंत जो है वो रिएक्ट भी करता है। तो समाज का जो एक इतना तेज रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट के ऊपर एक मोरल प्रेशर भी बनाता है कि उसे कोई भी काम जो है ऐसा नहीं करना है जिससे जनता की जो है मतलब को दिक्कत हो, परेशानी हो। ठीक है, वो काम करेगा जो जनता की भलाई के लिए हो। तो कहीं ना कहीं उस इंटरेक्शन ने, समाज के उस इंटरेक्शन ने ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो अधिक दक्ष बनाया है, प्रतिस्पर्धी बनाया है। ठीक है, इसके अलावा जन सहभागिता जो है वो उन्मुख बनाया है। बेसिकली देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेकर जाऊंगा। 1947 में स्वतंत्रता जब हमें मिली तो 1950 के दशक से देखेंगे तो 1950 के दशक से लेकर 1980 या 90 के दशक तक आप देखेंगे तो जो शासन का स्वरूप रहा वो समाजवादी प्रकार का रहा, और उसमें सरकार ने बड़े बड़े उद्योग खोले और जनता को जो है वो चीज़ें उपलब्ध कराने का जो जिम्मा था वो सरकार के पास था, और राशनिंग प्रणाली थी, यानी कि हर किसी को जो है वो राशन से वो चीज़ें मिलती थी। लेकिन 1990 तक आते आते ये जो व्यवस्था थी वो चरमराने लगी, कारण कि जो राजनीतिक जो मतलब PSU थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में, तब केवल 3 PSU थे, और 1990 तक आते आते ये लगभग 243 यानी कि 250 के आसपास हो गए। आप सोचिए तो इनकी संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो सरकारी लोक उपक्रम थे उनकी संख्या बढ़ी, उनकी क्वांटिटी मतलब केवल उनका आकार भी बढ़ा। अब सरकारी जो मशीनरी थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, वो उसकी अध्यक्षता की वजह से, ठीक है, और व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से वो तेज़ी से जो है वो घाटे में जाने लगी। सरकार को आभास हुआ कि अब आवश्यकता है नई नीति लाने की, और 1990 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाई। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो पॉलिसी आई, उसने जो पूरा सिनेरियो था वो पूरा चेंज कर दिया। तो अब तक जो ब्यूरोक्रेसी, जो सरकार जो सेवा प्रदाता थी, 1990 तक आप आते आते देखेंगे कि सरकार जो थी सेवा प्रदाता थी, सब कुछ जो है वो सरकार ही दे रही थी। लेकिन 90s के बाद से सरकार जो है वो सेवा प्रदाता ना होके, सर्विस प्रोवाइडर ना होके फैसिलिटेटर हो गई, फैसिलिटी प्रोवाइडर हो गई, सुविधा प्रदाता हो गई। यानी कि सरकार ने सुविधा देनी शुरू की, और जो बाकी जितने भी द्वार थे वो सब जो है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए खोल दिए। यानी कि सड़क से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। तो सरकार क्या करती है, फैसिलिटी देती है। जैसे किसी भी PPP मॉडल पर जैसे कोई मतलब रोड बनाना है तो रोड प्राइवेट कंपनी बना रही है, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण और जो बाकी अन्य फैसिलिटी हैं वो सरकार दे रही है। तो सरकार का जो आकार है वो घटा है तेज़ी से, और उसके पीछे कारण भी यही था कि सेवा प्रदाता की बजाय अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो सुविधा प्रदाता हो गई। तो कहीं ना कहीं 90s तक आते आते जो रुझान प्राइवेट कंपनियों की तरफ लोगों का तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि अपनी दक्षता और अपनी कार्यकुशलता के कारण लोगों का प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जो है रुझान ज़्यादा रहा। लेकिन जैसे जैसे करके समय आगे बढ़ता
बढ़ा तो लोगों को लगा कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो मेन फैक्टर है वो प्रॉफिट है। तो बाद में फिर से जो है वो लोक प्रशासन की तरफ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जनता का रुझान बढ़ा। तो इसे आप देखेंगे तो किस तरह से ये पूरा जो फ्लक्चुएशन है वो होता है। अब ब्यूरोक्रेसी को आप देखिए तो ब्यूरोक्रेसी ने भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें वो प्राइवेट सेक्टर से ली हैं, जैसे चमचमाते ऑफिस, दक्षता, ठीक है, और नियम उन्मुख ना होकर लक्ष्य उन्मुख, हम कहेंगे गोल ओरिएंटेड होना। ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो जो भी खूबियाँ थीं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो गवर्नमेंट सेक्टर में, ब्यूरोक्रेसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगी। तो आजकल आप जितने भी नए ऑफिस देखते हैं वो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों की तरह एकदम चमचमाते हुए, सुंदर और आईटी बेस्ड, ठीक है, हर चीज़ आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है। तो ऐसा ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से ली हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से आई? क्योंकि समाज का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जो था वो ब्यूरोक्रेसी के साथ हो रहा था। ब्यूरोक्रेसी को मजबूर होना पड़ा कि वो जो है वो प्रतिस्पर्धा उसकी हो गई पब्लिक सेक्टर से, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा कैसे? जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं कि पहले जो बीमा था वो LIC के पास था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास। तो बाद में आप देखेंगे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जब इंश्योरेंस के क्षेत्र में आई तो प्रतिस्पर्धा जो, चूँकि LIC सरकारी कंपनी थी तो LIC को जो है वो सामना करना पड़ा प्राइवेट कंपनियों से, प्रतिस्पर्धा का। और उस प्रतिस्पर्धा में अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता है? वो सोसाइटी को होता है। ऐसे ही दूर संचार के, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो BSNL था, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। वो सरकारी कंपनी थी, शुरुआत में वही था, लेकिन धीरे धीरे करके जब प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में कूदी तो उन्होंने बेहतर सेवा दी, और बेहतर सेवा क्या उस वजह से BSNL को भी मजबूर होना पड़ा। तो उस प्रतिस्पर्धा का जो फ़ायदा है वो बेसिकली किसको मिला? समाज को मिला। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको का विश्वास बनाए रखने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए आवश्यक था कि वो प्राइवेट सेक्टर से जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण करें। तो उस प्रतिस्पर्धा का और उस प्राइवेट सेक्टर से जो अच्छी चीज़ें ली, वो सबका परिणाम हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अधिक दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनी। प्रतिस्पर्धा किससे? प्राइवेट सेक्टर से। तो आज आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्कर। तो लगभग वही प्राइवेट जो कंपनियों में, जैसे अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आने लगी हैं और जन सहभागिता उन्मुख हो गया है। इसी तरीके से गुणवत्ता को, अधिक गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है काम की वो भी तेज़ी से बढ़ी है और बहुत इफ़ेक्टिव हुआ है ब्यूरोक्रेसी पहले से। और ट्रांसपेरेंट तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे हर चीज़ अब जो है वो ऑनलाइन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर इनकम सर्टिफिकेट, हर चीज़ आप देखेंगे तो ऑनलाइन आपको करना होता है। GST में आप देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन है, ओके, रिटर्न भरने से लेकर हर चीज़ आप देखेंगे तो ऑनलाइन है। तो इस ऑनलाइन प्रोसेस ने जो है वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाया है। तो ब्यूरोक्रेसी अब बहुत अधिक इफ़ेक्टिव, बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट, बहुत अधिक अकाउंटेबल, बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और बहुत अधिक सेंसिटिव बन गई है। तो जिन जिन चीज़ों के लिए ब्यूरोक्रेसी की आलोचना होती थी, आज आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी उस मकड़ जाल से बाहर आ रही है और तेज़ी से जो है वो सुधार वो ला रही है, और इसका जो श्रेय है वो समाज को भी जाता है। समाज किस तरीके से जो है वो ब्यूरोक्रेसी को इफेक्ट डालती है? अधिक जन नागरिकता यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI के माध्यम से, इसी तरीके से सिटीजन चार्टर के माध्यम से, अधिक सहभागिता NGOs के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, क्योंकि सरकार अब बहुत सारी चीज़ों से अपना हाथ खींच चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि पहले वो सेवा प्रदाता थी, अब सेवा
का काम भी जो है वो एनजीओज़ को दे दिया गया है। केवल सरकार उनको फैसिलिटी देती है, तो सर्विस का जो क्षेत्र जो अब तक सरकार के पास था वो एनजीओज़ के पास पहुंच गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गया। तो इस माध्यम से जो जनता है वो सरकार के साथ सहभागिता करती है। अब देखिए, डायरेक्ट अब तक जनता बेस्ड थी कि सरकार करेगी, लेकिन अब जनता के ही कुछ ग्रुप जो हम जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं वो सेवा करती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में एक कोरिलेशन बना है, एक बॉन्ड बना है, ठीक है। और इसका इफेक्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर भी आया है। इसी तरीके से जन नियंत्रण भी बढ़ा है पहले से, क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि सरकार की एक छोटी सी भी गलती वो तुरंत जो है वो बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। अब उस तरीके की जनता नहीं है कि जनता बहुत अधिक जागरूक हो गई है और जनता के पास अपनी बात को रखने के लिए सोशल जो मीडिया का जो मंच है, जो कि बड़ा इफेक्टिव और बड़ा ताकतवर मंच है, वो जो है सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो नियंत्रण है वो पहले से बड़ा है और ब्यूरोक्रेसी को भी इस बात का हर समय एक भय रहता है, डर रहता है, क्योंकि जनता जो है वो किसी भी ब्यूरोक्रेट्स की एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़े प्रचार का माध्यम बन जाती है। एक ब्यूरोक्रेट गलती करता है और सोशल मीडिया जो है उसको फैला देता है। तो कहीं ना कहीं एक भय ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी रहता है और वो भय जो है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट को एक अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल भी बनाता है। तो दोनों ने बेसिकली हम कहेंगे तो एक दूसरे को जो है वो एम्पावर किया है। ब्यूरोक्रेसी ने सोसाइटी को और सोसाइटी ने ब्यूरोक्रेसी को। तो आजकल आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी का जो एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन है वो बढ़ने की वजह से एम्पावरमेंट हुआ है। तो अब दोनों एक दूसरे को प्रभावित काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल थे, मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं उसे समझा पाऊँ। तो जब कभी भी हम ब्यूरोक्रेसी की बेसिकली आलोचना कर रहे होते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम वो वेबर के मॉडल की आलोचना नहीं बल्कि वर्तमान नौकरशाहों की आलोचना है। लेकिन ये जो वेबर का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का जो आइडियल टाइप है वो निश्चित रूप से तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी यही कहा जा सकता है कि वेबर की ये जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है ये अपने आप में अद्वितीय है। और जब वेबर इस बात को कहते हैं कि कोई भी देश जब इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शासित हो जाता है तो वो किसी अन्य विकल्प के बारे में नहीं सोचता है, तो जो बात वेबर ने कही वो बात प्रमाणित होती है। आज सारे संसार के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है, जिन जिन देशों में ब्यूरोक्रेसी रही, आज सभी देशों में ब्यूरोक्रेसी लगभग उसी फॉर्मेट में है, कुछ चेंजेस के साथ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और भी है, मैं आपको दूंगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ज़्यादातर जो अंग्रेज़ थे वो ऑफिसर थे, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज़ जो हैं वो देश छोड़ के चले गए। तो सरदार पटेल ने भी एक जगह कहा है कि किसी अन्य व्यवस्था या विकल्प के बारे में हमारे पास जो है वो सोचने का न तो मौका था, ठीक है, और चूंकि अंग्रेज़ों ने जो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल तैयार किया ये काफ़ी टेस्टेड और ट्रस्टेड था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, इसलिए किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचने का समय ही नहीं ना तो समय था और ना इस प्रकार की कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था जिसके बारे में विचार किया जाता। और सरदार पटेल ने उस पर भरोसा जताया और सारी समस्याओं को जो है वो तेज़ी से सुलझा लिया गया। और आज भी जो है बदस्तूर वही मॉडल जो है वो जारी है, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो दोष, जो कमियां ब्यूरोक्रेसी में आई, उनमें तेज़ी से जो है वो सुधार हुआ है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब जनता की मित्र हो गई है, जनता की सेवक हो गई है। जो अब तक एक ऑफिसर वाला जो एक भावना थी वो धीरे धीरे करके वो चेंज हुई है कि अब एक लोक सेवक, जिस बात को ग्लडन कहते हैं कि जो नौकरशाह है वो जनता का नौकर है, ना कि जनता का मालिक।
तो ये बात जो ग्लेडन कहते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेसी के अंदर आई है। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो वेबर का ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है वो निश्चित रूप से अद्वितीय है और मैक्स वेबर हमेशा अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए याद किए जाएंगे। मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेसी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। मैक्स वेबर का जब भी नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी आता है, और जब भी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वेबरियन मॉडल। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि नौकरशाही का मतलब, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही है वेबरियन मॉडल, यानी कि वेबर की नौकरशाही। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और आज सारी दुनिया के अंदर जो है नौकरशाही व्याप्त है। तो इस बात को ये प्रमाणित करती है कि जो वेबर है, वेबर की जो नौकरशाही है, जो जिसके बारे में उसने कहा कि जब भी कोई एक देश इससे शासित हो जाता है वो किसी अन्य विकल्प के बारे में नहीं सोचता, कहीं ना कहीं वेबर की इस भविष्यवाणी को सत्य साबित करता है और वेबर की उस प्रतिभा को कहीं ना कहीं मोहर लगाता है। और इसी बात को डेविड रॉन्ग कहते हैं कि वेबर समाज विज्ञानों की अंतिम सर्वकालीन प्रतिभा हैं। नो डाउट कि इस दुनिया को प्रभावित करने वाले कुछ चंद समाज वैज्ञानिकों में मैक्स वेबर हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा उनको जो है एक आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाएगा, और जब तक नौकरशाही रहेगी तब तक मैक्स वेबर का नाम उतने ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।